Hey guys, this is Sueb Ahmed again. So today we will discuss about a new topic and the name of the topic is government budget and the economy. So without wasting any time, let's start the today's topic. So our topic is government budget. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट एक हमेशा हर साल एक बजट निकालती है। तो पहले गवर्नमेंट बजट पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट। बजट जैसे कि हम सबको पता है, सबके घर में एक बजट बनता है। पापा की सैलरी आती है, मम्मा की सैलरी आती है, तो उसमें से हम कुछ चीज़ें बांट देते हैं कि सैलरी का इतना पार्ट एजुकेशन पर, इतना पार्ट घर के कामों पर, इतना पार्ट मेडिकल एक्सपेंसेस पर और इतना पार्ट हमारा सेविंग्स में चला जाएगा। तो हम पहले ही हिसाब लगा लेते हैं पैसा कहाँ से आएगा। द सोर्स ऑफ द इनकम इज सैलरी। इनकम आएगी सैलरी के रूप में आएगी, तो वो हमारी क्या हो जाती है, आमदनी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। उनको क्या बोलते हैं, रिसीट्स। RECEIPTS। रिसीप्ट्स नहीं बोलेंगे, उनको रिसीट्स बोलते हैं। फिर हम हिसाब लगा लेते हैं कि हमें उन रिसीट्स को कहाँ कहाँ खर्च करना है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो गाइस बजट से पहले एक हमने वर्ड लगा दिया गवर्नमेंट बजट। जैसे कि आपने अपना खर्चा और आमदनी देखी, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना खर्चा और आमदनी देखता है, जिसके हिसाब से वो बताता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा लगाएंगे। हमेशा याद रखो, बजट जो होता है वो आने वाले साल के लिए बनता है, बीते हुए साल के लिए नहीं बनता। जो आने वाला साल है उसमें पता लगाया जाता है, बताते हैं हम कि हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ से हमारा पैसा आएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बजट से पहले हमने एक चीज लगा दी गवर्नमेंट, तो वो बजट किसका हो गया, गवर्नमेंट का बजट। अगर मैं बजट से पहले आपका नाम लगा दूं तो वो किसका बजट हो जाएगा। मान लो मैंने लगा दिया अंकित बजट, तो वो बजट किसका है, अंकित का बजट। राधिका का बजट, रिया का बजट, रावण का बजट, ये सब अलग अलग के बजट हैं। लेकिन यहाँ बजट से पहले क्या लग गया, गवर्नमेंट। तो ये किसका बजट हो गया, गवर्नमेंट का बजट। तो सही है। पढ़ते हैं कि बजट में होता क्या है। एक अगर मैं एक आम आदमी से पूछूं कि भैया बजट में क्या होता होगा, तो वो कहेगा भैया बजट में होता होगा कि पैसा आना और पैसा जाना। तो बस यही बजट है। बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा होगा कि हमारी इनकम इधर से होगी और उस इनकम को खर्च इधर करना है। बस इतना ही है। तो ये क्या है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। बजट हमेशा कब बनता है, एनुअली बनता है। तो वो क्या हो गया, एनुअल स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। हर आइटम का एक एस्टिमेट होता है। यहाँ पे देखो ये क्या वर्ड है, एस्टिमेट्स। इस डेफिनेशन में एक दूसरा वर्ड निकल के आया, एस्टिमेट्स। तो बजट एनुअली बनता है और वो क्या होता है, एस्टिमेट्स होता है। एस्टिमेट्स किस चीज का, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब होती है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा जो होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब ये फिस्कल ईयर क्या होता है, तो एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। गवर्नमेंट बजट एक वो स्टेटमेंट है जो दर्शाता है एस्टिमेट्स। किसके एस्टिमेट्स, कितने गवर्नमेंट को कमाई होगी और कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी। दैट इज कॉल्ड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। और लास्ट वर्ड है इसका फिस्कल ईयर। अब ये फिस्कल ईयर क्या होता है, बेसिकली दो तरह के ईयर होते हैं। जो हम कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो फिस्कल ईयर पढ़ते हैं। फिस्कल ईयर का मतलब जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जो एक नॉर्मल ईयर होता है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। तो फिस्कल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है, 1 साल का 12 महीने का, दैट इज कॉल्ड फिस्कल ईयर। हाँ, एक और बात, आप गवर्नमेंट बजट जो पढ़ेंगे, सारी गवर्नमेंट्स अपना अपना बजट बनाती हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके कोर्स में सिर्फ क्या है, यूनियन बजट। जो ये आप पढ़ेंगे वो है यूनियन बजट। यूनियन बजट वो होता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है, दैट इज कॉल्ड यूनियन बजट। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले उनको समझेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की हमने बात तो कर ली। ध्यान रहे, ये जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की हमने यहाँ बात करी है, तो ये सिर्फ क्या है, एस्टिमेट्स हैं। एस्टिमेटेड कि इतनी कमाई होने की संभावना है और इतना खर्च होने की संभावना है। तो ये संभावनाएं हैं, इट्स नॉट द एक्चुअल। वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ क्या होती हैं, संभावित होता है। वो एस्टिमेट्स होते हैं कि यहां से पैसा आएगा और इधर पैसा जाएगा। तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर शोन इन बजट, जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो बजट में दर्शाए जाते हैं, आर नॉट एक्चुअल फिगर्स। वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होते, बट दे आर एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द
कमिंग फिस्कल ईयर, आने वाले साल के लिए वो सिर्फ एक क्या होता है, एस्टिमेट्स होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन और ये कुछ बेसिक टर्म्स का हमारा। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होता है वो एक्चुअल फिगर्स होती हैं या फिर एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। यहां पे आपको फिलअप के रूप में भी वो दे सकता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हमने पढ़ ली डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट और उसके बाद उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स उस चैप्टर में जो थे। अब इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट बजट बनाने के? तो गवर्नमेंट बजट आप अपने दिमाग से सोचो किस लिए बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? जनरल पब्लिक के लिए काम करती है। तो हमेशा जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है और उस क्लास को ध्यान में रखते हुए जिससे इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग हैं, कौन से लोग हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं हमारे यहाँ पर, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अपर सेक्शन है उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है, नहीं, उनसे थोड़ा टैक्स लिया जाता है। हमारे इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो ऐसा है, अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं ज्यादा टैक्स देंगे, कम पैसा कमाते हैं तो कम टैक्स देंगे। तो उसी के हिसाब से पूरा गवर्नमेंट बजट बनता है। इकोनॉमी को कैसे मेंटेन करना है, इकोनॉमी में कहां कहां से पैसा लिया जा सकता है, कहां कहां पे खर्च किया जा सकता है, वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन मतलब, एलोकेशन मतलब बांटना, री का मतलब दोबारा से बांटना। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आ जाता है, देखो प्राइवेट कंपनीज के बस की बात नहीं है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकें जिससे उनको फायदा हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जैसे कि सोशल वेलफेयर का काम होता है, रोड्स बनाना, पार्क्स बनाना, हाईवेज डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना, तो वो प्राइवेट कंपनीज के बस की बात नहीं होती। कोई क्यों चाहेगा कि मैं पैसा लगाऊं और वो 50 साल में रिकवर हो? हम तो ये चाहते हैं कि आज पैसा लगाएं और 2 दिन में रिकवर हो जाए। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसीलिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए। मैंने छोटा सा आपकी याददाश्त के लिए लिख दिया, फॉर सोशल वेलफेयर। फिर आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। आपने देखा होगा हर साल कुछ टैक्स में चेंजेस आते हैं, जो आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं उसमें भी थोड़े चेंजेस आते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से जो हम अपने टैक्स स्लैब्स ऊपर नीचे करते हैं, सब्सिडीज ऊपर नीचे करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। फिर उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हमारी टोटली मैनेज या फिर पार्टली मैनेज बाय गवर्नमेंट होती हैं, वो उनमें ज्यादातर स्टेक गवर्नमेंट का होता है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो पब्लिक एंटरप्राइज को मेंटेन करने के लिए बहुत मोटी रकम चाहिए होती है, तो वो बजट से सैंक्शन होती है कि इतना रुपया हमारे पब्लिक एंटरप्राइज में जाएगा। स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फोर्थ पार्ट है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टेबलाइजिंग मतलब स्थिर करना। घर में स्टेबलाइजर्स होते हैं ना, इसी वेसी को स्टेबलाइज करने के लिए, वो फ्लक्चुएट ना करें, तो जो हमारी इकोनॉमी फ्लक्चुएट ना करे इसलिए स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हमें इन्फ्लेशन कब होता है? जब बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाता है। डिफ्लेशन मतलब जब कम दामों पे सामान को बेचना पड़ता है। तो उस सब से रिकवर करने के लिए, उस सब को चेक करने के लिए हम पहले से ही थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता है वो सैंक्शन कर देते हैं अपने बजट से कि भैया अगर कुछ ऐसी स्थिति आई तो हम क्या करेंगे, वो वाला पैसा यूज कर लेंगे। तो चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टेबलाइज करने का। और फिफ्थ है हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। हर इकोनॉमी चाहती है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। तो ग्रोथ कैसे होती है? लोग जब ज्यादा सेविंग करते हैं, फर्म्स जब इन्वेस्टमेंट करती हैं ज्यादा, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं 5, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 5 हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स। आसान से हैं, याद कर लो, ये आ ही जाते हैं, 2 या 3 नंबर में फंसते हैं ये। तो इसके बाद हम जो चलेंगे, हम गवर्नमेंट बजट, याद रखो मैं गवर्नमेंट बजट फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। वो 2-3 फ्लो चार्ट आप अपने बना के रख लो, अपने हाथ से बना लेना 2-3 बार, पूरा गवर्नमेंट बजट आराम से हो जाएगा। तो ये आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। गाइस, मैंने कहा था मैं आपको गवर्नमेंट बजट पूरा फ्लो चार्ट से समझाऊंगा। फ्लो चार्ट से समझने में आसानी रहती है और जल्दी टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आप ये फ्लो चार्ट अपने आप से 1-2 बार बना लेंगे तो बिल्कुल गवर्नमेंट बजट आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है हमारा। तो गवर्नमेंट बजट जो है हमारा, हमने पढ़ लिया था गवर्नमेंट बजट क्या होता है,
एस्टिमेट्स होते हैं, एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, एस्टिमेट्स होते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से होगी और वो गवर्नमेंट खर्च कहां पर करेगी अपनी इनकम को। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक बजट रिसीट्स, बजट रिसीट्स का मतलब है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम मतलब आमदनी जो होती है गवर्नमेंट की, जो भी आमदनी है, ठीक। और दूसरा हेड है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो इनकम कमाने वाली है, जो एस्टिमेट्स हैं उनको खर्च कहां पे करेगी, जो उसके एक्सपेंस हैं, ये गवर्नमेंट का क्या होता है, खर्चा होता है। तो बजट रिसीट्स मतलब आमदनी और बजट एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर में दो दो हेड्स हैं, सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बच्चे कॉमर्स हैं वो तो इन दो टर्म का मतलब समझते होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल का, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स से नहीं है उनको हम बता दें, जिस चीज के भी आगे रेवेन्यू लग जाए, रेवेन्यू का मतलब होता है कि वो एक चीज, जिस चीज के आगे रेवेन्यू लग जाए, तो ये रेवेन्यू रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट की आमदनी तो है, लेकिन कौन सी वाली आमदनी है, रेवेन्यू टाइप की आमदनी है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो चीज बार बार होती है और रेगुलर इंटरवल पे होती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब अगर हम कहें तो इसका नेचर होता है रिकरिंग नेचर। कैसा नेचर होता है, रिकरिंग इन नेचर, बार बार होने वाली एक्टिविटीज। और ये कैसी होती हैं, कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो होती हैं नॉन रिकरिंग, मतलब आ गई, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स मतलब बार बार कोई चीज आ रही है, हर महीने आ जा रही है, 15 दिन में, 20 दिन में आ जा रही है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स होती है, ये एक लंबा समय का गैप होता है इसके, आप मान के चलो कैपिटल रिसीट में कम से कम 1 साल का गैप होता है, जैसे आज आपने रिसीव कर लिया फिर बाद में रिसीव करोगे आप। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चे हमारे रोजमर्रा के हैं या मंथली बेसिस पे हैं, जैसे गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है तो वो हर महीने देगी, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। क्या मतलब, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, जो हमारी चीज बार बार होती है उसको बोलते हैं रिकरिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि रिकरिंग है, ये बार बार हो रहा है, हर महीने हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होता है साल में एक बार हो गया, 2 साल में एक बार हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा नॉन रिकरिंग। तो फिलहाल हम यहाँ पे इतना चार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इस बजट रिसीट्स को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, बजट एक्सपेंडिचर को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इतना समझना है, गवर्नमेंट बजट के दो मेन हेड्स होते हैं, बजट रिसीट्स और हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स के अंदर रिसीट्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी एक आप इतना समझ लो, रेवेन्यू का मतलब बार बार होने वाला और कैपिटल का मतलब एक लंबे समय के बाद होने वाला, ठीक, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बजट रिसीट्स को पढ़ेंगे। पहले बजट रिसीट को लेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे, देन हम मूव करेंगे बजट एक्सपेंडिचर की तरफ। तो बजट रिसीट हमने बताई थी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो बार बार होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, और कैपिटल रिसीट वो होती है जो लंबे समय में एक आध बार हो जाती है। तो रेवेन्यू रिसीट की खासियत ये होती है, ना तो ये कोई जिम्मेदारी बढ़ाता है, इट मींस इट नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, ना ही कोई हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है या एसेट है उसको कम करता है। ये लायबिलिटी और एसेट टर्म आप सबने पढ़े होंगे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो इतना समझ लीजिए, एसेट मतलब होती है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। लायबिलिटी का अगर आप मीनिंग में देखें तो क्या होती है, जिम्मेदारी। तो लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और एसेट का मतलब होता है जो हमारी चीज, हमारी प्रॉपर्टी है। तो एसेट को बोलते हैं अच्छा, लायबिलिटी को बोलते हैं बुरा। लेकिन हम यहां क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स अगर किसी ने, अगर हमारी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रिसीट के तौर पर पैसा रिसीव किया है तो वो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब ना तो वो कोई जिम्मेदारी बढ़ाता है, ना कोई जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसको कम करता है। तो रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से गवर्नमेंट को हो सकती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया थ्रू टैक्सेस, जो लोगों के ऊपर टैक्स लगा करके जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधे पब्लिक से किसके पास जाता है, सीधे पब्लिक से जाता है वो गवर्नमेंट के पास, विदाउट गोइंग टूवर्ड्स एनी इंटरमीडियरी, किसी भी बीच वाले बंदे से हट करके ये आप और ये आपकी गवर्नमेंट, आप सीधा पैसा गवर्नमेंट को भेजते हो। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। जो आपने कमाई करी है उसके ऊपर जो आपने टैक्स दिया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते, पर वो वाया होते हुए गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। 10 रुपए की मैगी खरीदी, उसके अंदर कुछ जीएसटी भी इंक्लूड था। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो आपने दुकानदार को, दुकानदार ने मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को, सब ऐसे पहुंचते पहुंचते वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो टैक्स रेवेन्यू दो तरह के, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, सॉरी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स वो जो वाया होकर जाता है। फिर आती है दूसरी रेवेन्यू रिसीट में नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो के टैक्स से अलावा गवर्नमेंट ने पैसा कमाया है। अब वो बहुत तरह का होता है। गाड़ी लेके निकले, आजकल बहुत चल रहा है, चालान कट गया, तो वो जो कमाई होगी किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास। फाइन हुआ आपके ऊपर, पेनल्टीज लगी आपके ऊपर, वो सब होता है गवर्नमेंट की कमाई। तो ये रेकरिंग होती है, 3 दिन बिना हेलमेट के निकलो, तीनों दिन चालान कटेगा। तो ये जो गवर्नमेंट की बार बार होने वाली इनकम, ऐसा नहीं है कि एक बार चालान कट गया फिर 4 साल तक नहीं कटेगा। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को कोई फायदा हुआ, कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, वहां से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, हर महीने फायदा हो रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फीस हो गई, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अर्जी डाली, वहां पे आपको एक फीस भरनी पड़ी, तो वो गवर्नमेंट की कमाई हो जाएगी। किसी भी तरह का आप गवर्नमेंट सर्विस लेने जाते हैं तो वहां पे जो फीस भरते हैं वो गवर्नमेंट की कमाई हो जाती है। फाइन एंड पेनल्टी हमें समझ लिया। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, कहीं से तोहफा जब गवर्नमेंट को आता है, किसी भी देश से अगर गवर्नमेंट को तोहफा आ गया, कहीं से भी जो तोहफा गवर्नमेंट को आ गया, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। और लास्ट चीज है एस्चीट्स। एस्चीट्स वो होता है अगर कोई आदमी मर जाता है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं रहता। उत्तराधिकारी हार्ड टर्म, उत्तराधिकारी मतलब वारिस अगर उसका नहीं है, तो वो जो चीज है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो उसको बोलते हैं एस्चीट्स। तो ये हमने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट दो तरह की, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो जो टैक्स से हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो जो विदाउट टैक्स है, मतलब टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को हुआ। और ये हमने बताया कैसा होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, ये चीजें बार बार हो सकती हैं। अब आते हैं कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का हमने बताया था ये कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ाती है, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। फिर आते हैं हम कैपिटल रिसीट की तरफ। कैपिटल रिसीट इससे थोड़ा अपोजिट चलता है। कैपिटल रिसीट्स वो होता है जो लंबे समय में एक बार होता है। और ध्यान रखो, अगर गवर्नमेंट को कहीं से कैपिटल रिसीट के रूप में पैसा मिला है तो या तो वो कोई एसेट को कम करेगा या फिर जिम्मेदारी को बढ़ा देगा। इट मींस कैपिटल रिसीट क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। तो इसके अंदर हमारी कैपिटल रिसीट्स में मेनली दो चीजें आती हैं और एक तीसरा होता है अदर्स। पहली जो चीज आती है बोरोइंग्स। देखो बोरोइंग्स आया, पैसा तो मेरी पॉकेट में आ गया, मेरी तिजोरी में आ गया, गवर्नमेंट की तिजोरी में आ गया। मान लो गवर्नमेंट ने बोरो किया आरबीआई से, या मान लो बोरो किया गवर्नमेंट ने किसी भी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट ने बोरो किया। वो आता हुआ तो अच्छा लगता है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि भैया ये चीज हमें वापस भी करनी होगी विद इंटरेस्ट। फिर आते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स पर। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है ये है हमारी गवर्नमेंट और ये है एक दूसरा इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने इसको दिया था लोन, अब भैया इसका हो गया समय पूरा, इस इंस्टीट्यूशन ने लोन गवर्नमेंट को कर दिया वापस। अभी तक ये हमारी क्या थी, एक हमारी प्रॉपर्टी थी कि भैया हमने उसको लोन दे रखा है 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ रुपए जब वापस आते हैं तो हमारी बैलेंस शीट में से, थोड़ा ये कॉमर्स वालों के लिए है, बैलेंस शीट में से एसेट हमारी कम हो जाती है। तो आप ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट में आता है। अगर हमने किसी को पैसा दिया है, जब वो हमें वापस करता है, दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ लोन। तो ये हमारी एसेट को रिड्यूस करता है। अदर रिसीट्स पे इन दोनों को छोड़ के जो होता है वो अदर में पहुंच जाता है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेस्टमेंट, कहीं पे मैंने पैसा लगाया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा वापस ले लेना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब टू रिटर्न बैक सम मनी।
और टू बाय बैक द मनी, जो हम अपने पैसे को वापस ले लेना। जब गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में पैसा लगाया था, वापस वहां से पैसा या स्टेक अपना कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। फिर आती है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स हमेशा याद रखो, ज्यादातर जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो थ्रू पोस्ट ऑफिस से होती हैं। पोस्ट ऑफिस में आप जाओ, अपना खाता खुलवाओ, थोड़े जो बहुत पैसे होते हैं वो आपको पोस्ट ऑफिस में भी जमा करवा दो, तो वहां से गवर्नमेंट को कमाई हो जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग समझ आ गया। तो अगर हम एक बार इसको एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। रिसीट्स दो तरह की, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में भी दो चीजें, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इनकम जो होती है थ्रू दी टैक्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स को छोड़ के जो इनकम हुई और जो बार बार होने वाली इनकम है, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर आते हैं कैपिटल रिसीट्स में। कैपिटल रिसीट्स में ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब लंबे समय में एक बार होता है। ये तीन चीजें आती है इसमें, बोरोइंग्स, किसी से कर्ज लेना, रिकवरी ऑफ लोन्स, किसी को कर्ज दिया था उसने हमारा वापस कर दिया। अदर रिसीट्स में आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे हम बजट एक्सपेंडिचर की तरफ। अब हम शुरू करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर बहुत छोटा सा है, जो इसमें पढ़ने के लिए, दिमाग में रखने के लिए चीज है वो बजट रिसीट्स है। बजट एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिस चीज के आगे रेवेन्यू लग जाता है, इसका मतलब वो बार बार होने वाला खर्चा होगा। जिस चीज के आगे कैपिटल लग जाता है तो इसका मतलब वो लंबे समय में एक बार होने वाला होगा, जो इर्रेगुलर इंटरवल पे होगा, नॉन रिकरिंग होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होने वाले गवर्नमेंट के खर्चे। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके घरों में भी जो गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, आस पड़ोस में गवर्नमेंट जॉब में होंगे, जानकार जो होंगे गवर्नमेंट जॉब में, उनकी सैलरी हर महीने आती है। तो ये एक एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट उन्हें हर महीने सैलरी दे रही है, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा बार बार हो रहा है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो शहर को मेंटेन करने में, पुलिस में खर्चा होता है, आर्मी में खर्चा होता है, वो सब जो मेंटेन करने में, पूरी इकोनॉमी को मेंटेन करने में जो महीने में रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेशन को जो बनाए रखने, व्यवस्था बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और जैसे कि हमने वहां पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट के अंदर दिमाग पे जोर डालो, उसमें था या तो वो हमारी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, ना ही एसेट को रिड्यूस करती है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना तो ये कोई एसेट बढ़ाता है, ना कोई लायबिलिटी को कम करता है। लेकिन इसके अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय में एक बार, दो बार होने वाला खर्चा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की खासियत, या तो ये कोई हमारी एसेट जनरेट कर देगा या फिर कोई लायबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अब भाई ये एसेट जनरेट कैसे होगी, कोई प्रॉपर्टी जनरेट कैसे होगी? इट मींस गवर्नमेंट ने बना दिया फ्लाईओवर, गवर्नमेंट ने बना दिया रोड, गवर्नमेंट ने बना दी बिल्डिंग। तो भैया ये जो एग्जाम्पल है, ये कर रहा है गवर्नमेंट की एसेट को क्रिएट कर रहा है। और जो हमने कहा रिड्यूस लायबिलिटी, अगर गवर्नमेंट ने किसी से बोरो कर रखा है, तो जब बोरोइंग को वापस करेगा, उस लोन को वापस करेगा, तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। 1 लाख में से 50,000 का लोन चुका दिया हमने, तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड, वो हमारी लायबिलिटी को कम करते हैं, लायबिलिटी को कम करता है। तो आगे समझ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोजमर्रा के महीने महीने में खर्चे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय में एक बार होने वाला खर्चा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, चलेंगे चैप्टर की समाप्ति की ओर। अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो वहां हम पढ़ेंगे एक तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और उसके बाद जो डेफिसिट आएगा, उस डेफिसिट को क्या क्या नाम से पुकारते हैं। तो यहां पे सबसे पहला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो जैसे कि इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने 100 के 100 खर्च कर लिए, मतलब 100 की कमाई 100 का खर्चा, खत्म कहानी, बैलेंस हो गया। फिर बात करते हैं, मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने उसमें से 80 खर्च किए और 20 रुपए बचा लिए। इट मींस आपका जो खर्चा है वो कम हो गया, खर्चा कम हो गया, कमाई ज्यादा हो गई। या ऐसे मान लो आपको सिर्फ 80 रुपए की जरूरत थी, मैंने आपको 100 दे दिए, तो खर्चा कम, कमाई ज्यादा, आ गई मौज। तो इसको बोलते हैं सरप्लस हो गया हमारे पास, अपने पास बहुत पैसा है, दैट मींस सरप्लस।
फिर जब आती है कड़की, दूसरी बात, काम था 100 रुपए का, मैंने कुल दिया आपको 50 रुपए, तो ये देख रहे हो, ये हो गई कड़की, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो ऐसे ही बजट भी 3 प्रकार का होता है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। और मैंने बताया था बजट में एक्चुअल फिगर्स नहीं होती हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 प्रकार के, बैलेंस बजट मतलब जितनी कमाई उतना खर्चा, एस्टिमेटेड रिसीट्स इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। और दूसरा आता है सरप्लस बजट, जैसे हमने कहा था पैसा बहुत है, सरप्लस बजट का मतलब कमाई बहुत ज्यादा है और खर्चा वो कम है, कमाई से कम है खर्चा, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। फिर होता है डेफिसिट बजट, जब आती है गवर्नमेंट पे तंगी। डेफिसिट बजट का मतलब कमाई तो हो गई लुल और भैया खर्चे हो गए ज्यादा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। इसी डेफिसिट बजट को कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचते हैं कि डेफिसिट बजट कितने प्रकार का होता है, और यहीं से हमारा बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, इस चैप्टर के आधे घंटे की वीडियो में से भी कम में खत्म करा दूंगा अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स। तो ये हैं हमारे 3 तरह के बजटरी डेफिसिट। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, देन प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है, हमने रेवेन्यू पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू से कमाई, रेवेन्यू रिसीट्स कम हो जाते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगा के आप रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लोगे। फिस्कल डेफिसिट आता है दूसरा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब पूरे खर्चे में पूरा खर्चा कम ज्यादा हो जाता है और कमाई कम हो जाती है। इट मींस फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट इसके अंदर बोरोइंग्स को हटा देना है। रिसीट्स में से क्या करना है, बोरोइंग को हटा देना है। और एक बात नोट करने योग्य बात है, यहां पर नोट करने योग्य बात यह है कि अगर क्वेश्चन में आपको बोरोइंग्स गिवन है तो जो बोरोइंग्स है वही हमारा क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट। याद रख लो, क्वेश्चन में आड़ा टेढ़ा करके ही पूछेगा, बोरोइंग्स दे देगा, आप कहेगा कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, आप फिस्कल डेफिसिट में सब कुछ तिगड़म बैठाओगे, लेकिन आंसर आपके सामने होगा। जो बोरोइंग होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, फिस्कल डेफिसिट। लास्ट में आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला है, जो फिस्कल डेफिसिट निकाला है ऊपर वही रख दो। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो भी लोन वगैरह आपने लिया है उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको माइनस कर दो, वो हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। यहां पे हमारा गवर्नमेंट बजट खत्म होता है और इसी के साथ आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम आपसे लेते हैं विदा। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।